Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is frame menstrual hygiene policy. तो हम जानेंगे frame menstrual hygiene policy के बारे में. Supreme Court had called for a uniform national policy to ensure menstrual hygiene for girls in school. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी होना चाहिए जो इंश्योर करेगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन को गर्ल्स के लिए स्कूल में. ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिफर्स टू द प्रैक्टिस एंड कंडीशन दैट हेल्प मेंटेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड वेलबीइंग. इट इंक्लूड यूजिंग क्लीन एंड सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, वॉशिंग एंड चेंजिंग देम रेगुलरली, हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी एंड मैनेजिंग मेंस्ट्रुअल पेन एंड डिस्कम्फर्ट. मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो रिफर करता है प्रैक्टिस या कंडीशन को जो मदद करता है मेंटेन करने में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को और वेलबीइंग को. ये इंक्लूड करता है कि उपयोग किया जाए क्लीन या सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को, वॉश किया जाए या चेंज किया जाए उनको रेगुलरली, एक्सेस हो क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी का, और मैनेज किया जाए मेंस्ट्रुअल पेन और डिस्कम्फर्ट को. सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव इसको लेके क्या है? द पॉलिसी शुड इंक्लूड प्रोविजन फॉर सैनिटरी पैड डिस्पोजल मैकेनिज्म एंड एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर गर्ल्स. ये जो पॉलिसी ये कह रहा है कि इसमें प्रोविजन होना चाहिए सैनिटरी पैड का, डिस्पोजल मैकेनिज्म और साथ साथ एक्सक्लूसिव वॉशरूम होना चाहिए गर्ल्स के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फोकस करना होगा जो इंपॉर्टेंस है सैनिटेशन का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का गवर्नमेंट एडेड और रेजिडेंशियल स्कूल पे. इट कॉल्ड ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू सबमिट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लान विद इन 4 वीक. और उन्होंने कहा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो सबमिट करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लान को 4 वीक्स के अंदर. जो रिसेंटली रिलीज 5th राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2019 से 2021 का, उसमें जो उपयोग है अनहाइजेनिक मेंस्ट्रुअल मेथड प्रोटेक्शन का वुमेन के लिए जिनके एज 15 से 24 ईयर है, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम है अर्बन काउंटर पार्ट के कंपेरिजन पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल फार्मिंग. हम जानेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. As per new study, zero budget natural farming in Andhra Pradesh had led to significantly higher crop yield compared to organic or conventional synthetic fertilizer and pesticide farming under the state of APCIIF program. तो जो आपका न्यू स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है आंध्र प्रदेश का, उसमें हाइयर सिग्निफिकेंटली क्रॉप यील्ड हुआ है अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक या कन्वेंशनल सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड फार्मिंग से अंडर स्टेट APCIIF प्रोग्राम के अंतर्गत. क्या फाइंडिंग है इस स्टडी का? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यील्ड वर हायर देन बोथ कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. जो आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यील्ड है वो आपका हायर है दोनों ही कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के. Immediate yield benefit observed after adopting ZVNF. This help farmer on short-term land lease as they may not be able to farm the same land every season. Immediate yield का बेनिफिट हुआ जिसको कि ऑब्जर्व किया गया अडॉप्ट करने के बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को. ये मदद किया फार्मर को शॉर्ट टर्म लैंड लीज में, साथ साथ उनको जो फार्मर जो नहीं इफेक्टिव लैंड सीजन तक मेंटेन कर पाते उनको काफी हेल्प किया. न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिमेन अनअफेक्टेड इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. और जो आपका न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी है वो अनअफेक्टेड रहा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी. प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट कन्वेंशनल एग्रीकल्चर विथ यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर increase extractable nutrient concentration compared to organic and zero budget natural farming treatment. प्रीवियसली ये माना जा रहा था कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है जो कि उपयोग करता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर को, वो इंक्रीज करता है एक्सट्रैक्टेबल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ट्रीटमेंट से. तो इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कवर 25% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन आंध्र प्रदेश. $70 million वुड बी सेव्ड इन फर्टिलाइजर सब्सिडी एवरी ईयर. अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कवर किया जाए 25% टोटल क्रॉप एरिया में आंध्र प्रदेश का, तो $70 million सेव हो सकता है फर्टिलाइजर सब्सिडी का हर एक साल. तो आप सोच सकते हैं ह्यूज बेनिफिट होगा. आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग APCNF प्रोग्राम के बारे में भी हम जान लें. It was launched in 2016 for pushing 100% chemical-free agriculture. It has worked with over 6 lakh farmers out of total estimate 60 lakh in the state on natural farming. इसको लॉन्च किया गया था 2016 में ताकि पुश किया जा सके 100% केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को. ये जो है वर्क कर रहे हैं ओवर 6 लाख फार्मर के साथ, जिसमें एस्टिमेट किया गया कि 60 लाख होंगे स्टेट में नेचुरल फार्मिंग के. इश्यू विद कन्वेंशनल फर्टिलाइजर. क्या प्रॉब्लम है कन्वेंशनल फर्टिलाइजर को लेके? Intensive use of synthetic pesticide and fertilizer come with a number of associated risks to farmer finance, human health, greenhouse gas emission, biodiversity loss and environmental pollution. जो इंटेंसिव यूज होता है सिंथेटिक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का, इसका बहुत सारा रिस्क भी एसोसिएटेड है, जैसे कि फार्मर के फाइनेंस के ऊपर हो गया, ह्यूमन के हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है और एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है. कंपेयर हम करेंगे
कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को क्या डिफरेंस है दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच दैट यूज लो लेवल ऑफ एक्सटर्नल इनपुट एंड एम्फेसाइज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर यील्ड इंप्रूवमेंट। तो जो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है ये एक मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच है जो कि उपयोग करता है लो लेवल एक्सटर्नल इनपुट का और फोकस करता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के ऊपर यील्ड के इंप्रूवमेंट के लिए। जबकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक अप्रोच है जो कि फोकस करता है नेचुरल फार्मिंग टेक्निक के ऊपर और कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं होता है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर emphasizes द यूज ऑफ कवर क्रॉप्स एंड इम्प्रूव सीड। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो होता है ये फोकस करता है कि उपयोग किया जाए कवर क्रॉप्स को और इम्प्रूव सीड को, जबकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये फोकस करता है ज्यादा नेचुरल मल्चिंग के ऊपर और उपयोग इंडाइजेनस सीड का। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इकोलॉजिकली वायबल। जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसको माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकली वायबल है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो लोअर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोड़ता है और पोटेंशियली इसका हायर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल है। दोनों ही अप्रोचेस फोकस कर रहा है सॉइल के हेल्थ के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। ये अडॉप्ट कर रहा है रिड्यूस टिलेज, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू को और इंटरक्रॉपिंग को ताकि कम से कम सॉइल का डिस्टर्बेंस हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीआईबी का है। बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट इन उलसूर इज सेड टू हैव इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका बेंगलुरु का कैम्ब्रिज लेआउट है उलसूर का, वो आपका इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस होगा जिसको बिल्ड किया जा रहा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। बेनिफिट इसका क्या होगा, द 1100 स्क्वायर फीट बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 30 to 40% लेस देन कन्वेंशनल बिल्डिंग। ये जो 1100 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग होगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉस्ट इसका 30 से 40% कम होगा कन्वेंशनल बिल्डिंग के कंपैरिजन पे। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट में इनकरेज अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन, पेविंग द वे फॉर मोर इनोवेशन एंड कॉस्ट सेविंग इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट का ये इंकरेज करेगा अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी कि वो एक्सप्लोर करे उपयोग को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन के लिए। एक नया रास्ता तैयार करेगा और ज्यादा इनोवेशन का, कॉस्ट सेविंग का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया फर्स्ट एवर REIT एंड इनविट इंडेक्स। तो इंडिया का जो पहला REIT व इनविट इंडेक्स है इसके बारे में हम जानेंगे। NSE Indices Limited, a subsidiary of National Stock Exchange, has launched India's first ever real estate investment trust, REIT, and infrastructure investment trust, InvIT Index। जो NSE Indices Limited है जो कि सब्सिडरी है आपका किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvIT इंडेक्स को। मकसद क्या है इसका, to track the performance of REIT and InvIT that are publicly listed and are traded on NSE, ताकि ट्रैक किया जा सके जो परफॉर्मेंस है REIT या InvIT का जो कि पब्लिकली लिस्टेड है और ट्रेड हो रहे हैं NSE पे, इसको लॉन्च किया गया है। NSE इंडिसेस के बारे में हम जान लें। NSE इंडिसेस सेटअप इन 1998, हेडक्वार्टर इन मुंबई, a subsidiary of the National Stock Exchange of India, provide a variety of indices and index related product and service to Indian capital market। जो NSE इंडिसेस है जिसको सेटअप किया गया था 1998 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ इंडिसेस को और इंडेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट को, सर्विसेज को इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट एवर REIT एंड इनविट इंडेक्स NSE इंडिसेस लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उसने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका REIT है ये आप देख सकते हैं कैसे इसका है, इन्वेस्टर परचेज करेंगे शेयर को, बाय इनकम जनरेशन प्रॉपर्टी, अर्न करेंगे रेंटल इनकम, इन्वेस्टर अर्न डिविडेंड्स, ये इस तरीके से काम करेगा। और ये आपका इनविट में क्या होगा, तो इन्वेस्टर परचेज किया शेयर को, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट हुआ, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एट इनविट में गया और ये इन्वेस्टर अर्न किए डिवीजन एंड प्राइस अप्रिसिएशन को। इस तरीके से ये काम करेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसको समझेंगे REIT और इनविट में। तो ये जो टाइप ऑफ एसेट है REIT का वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, जबकि इनविट का इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, नाम ही इनका जैसा बचा रहा है। REIT का इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फंड को पुल किया जाएगा इन्वेस्टर से, इन्वेस्टिंग जो होगा इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट में किया जाएगा। इनविट में फंड को पुल किया जाएगा इन्वेस्टर से, इन्वेस्ट किया जाएगा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के ऊपर। इनकम जनरेशन की अगर हम बात करें तो REIT के केस में जनरेट करेगा इनकम को रेंटल इनकम के माध्यम से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, जबकि इनविट जनरेट करेगा इनकम को डिविडेंड के फॉर्म पे ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के। REIT जो है इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क हो गया REIT। ये इंडिया का पहला लिस्टेड REIT है और इसको ये ऑन करता है पोर्टफोलियो को ऑफिस स्पेस का मेजर सिटीज में इंडिया के, जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, नोएडा हो गया। जबकि इनविट हो गया तो IRB इनविट फंड, ये इंडिया का पहला लिस्टेड इनविट है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है ऑपरेशनल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर। रिस्क की अगर बात करें हम REIT के केस में तो वो काफी लो रिस्क है, जबकि इनविट के केस में मॉडरेट से हाई रिस्क होता है।
रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो दोनों को रेगुलेट किया जाता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दोनों को लॉन्च किया गया था इंडिया में सेबी के द्वारा 2014 में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कब? सेबी के द्वारा 2014 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन डिपॉजिट। हम जानेंगे ग्रीन डिपॉजिट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है डिटेल गाइडलाइंस एक्सेप्टेंस को लेकर ग्रीन डिपॉजिट का बैंक और एनबीएफसी के लिए। क्या फ्रेमवर्क है ग्रीन डिपॉजिट के लिए? इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट जिसको ऑफर किया जाएगा बैंक या एनबीएफसी के द्वारा फिक्स पीरियड के लिए। ये जो प्रोसेस होगा इसका उपयोग किया जाएगा प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को एनवायरमेंटली फ्रेंडली सेक्टर पे। एलिजिबिलिटीज के लिए क्या होगा? तो जो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इसमें इंक्लूड किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन आरआरबी, लैब और पेमेंट बैंक को एक्सक्लूड किया गया है। और सारे डिपॉजिट टेकिंग एनएफसी जो कि रजिस्टर आरबीआई के साथ इंक्लूडिंग एसएफसी वो सब एलिजिबल होंगे। डिनोमिनेशन इसका क्या होगा? इंडियन रूपी में इसे किया जा सकता है। सेक्टर की अगर हम बात करें कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा सेक्टर हो सकते हैं। एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो कौन सा है जो कि एक्सक्लूडेड है? तो प्रोजेक्ट जो कि इन्वॉल्व कर रहा न्यू या एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन को, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल का, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंक्लाइनेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर देन 25 मेगावाट, ये सबको एक्सक्लूड किया गया है। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें ग्रीन डिपॉजिट फंड आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑन एनुअल बेसिस। जो ग्रीन डिपॉजिट फंड है ये सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए एनुअल बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भू आधार और यूएलपीआईएन। तो हम जानेंगे भू आधार या यूएलपीआईएन के बारे में। भू आधार, भू मीनिंग अर्थ या लैंड, और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएलपीआईएन। भू आधार, भू का मतलब अर्थ या लैंड होता है, और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएलपीआईएन। इट इज अ 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सर्वे पार्सल ऑफ लैंड इन इंडिया लॉन्च इन 2021। ये एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक सर्वे पार्सल ऑफ लैंड के लिए भारत में, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में। मकसद क्या था इसका? टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉड एंड मेंटेन अपडेट लैंड रिकॉर्ड, ताकि रोका जा सके लैंड फ्रॉड को और मेंटेन किया जा सके अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड को। की फीचर्स क्या है? बेस्ड ऑन द लैंग्विट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट ऑफ द लैंड पार्सल, डिपेंडेंट ऑन डिटेल सर्वे एंड जियो रिफर्ड कैडेस्ट्रल मैप। ये बेस्ड होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट के ऊपर लैंड पार्सल के, डिपेंडेंट होगा डिटेल सर्वे के ऊपर और जियो रेफरेंस कैडेस्ट्रल मैप के ऊपर। यूएलपीआईएन इज पार्ट ऑफ डीआईएलआरएमपी। जो आपका यूएलपीआईएन है वो पार्ट है आपका डीआईएलआरएमपी का। तो जो आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है डीआईएलआरएमपी, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये उसी का पार्ट है। बेनिफिट इसका क्या होगा? ये मदद करेगा मिटिगेट करने में जो बहुत ज्यादा पेंडेंसी है कोर्ट केसेस का। 66% जो है सिविल सूट है भारत में जो कि रिलेटेड है लैंड या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से। reduce the GDP loss about 1.3% of GDP due to project being stalled over litigation involving land dispute। ये कम करेगा जो जीडीपी लॉस है उसको about 1.3% जो जीडीपी का है जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं लिटिगेशन के कारण, डिस्प्यूट के कारण लैंड का, उसको ये कम करेगा। शेयरिंग जो होगा लैंड रिकॉर्ड का डाटा का अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ और स्टेक होल्डर के साथ आसानी से हो पाएगा। मदद करेगा डेवलप करने में लैंड बैंक को, और ये जो है लीड करेगा इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओर। इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम जान ले। contain information on parcel ownership, land use, taxation, location boundary, land value, encumbrance and more, aim to develop a system that can be customized by different states as needed। तो जो आपका इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन को पार्सल ओनरशिप को लेकर, लैंड यूज, टैक्सेशन, लोकेशन बाउंड्री, लैंड का वैल्यू, इनकम्बरेंस और मोर डिटेल्स। इसका मकसद है डेवलप करना एक सिस्टम को जिसको कस्टमाइज किया जा सकेगा अलग अलग स्टेट के अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार। ये कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है इसका भी उपयोग हुआ था हमारे में, तो हम जानेंगे कैडेस्ट्रल मैप के बारे में भी। A cadastral map is a detailed and accurate map that shows the boundary and ownership of land parcel within a specific area। जो कैडेस्ट्रल मैप होता है एक डिटेल मैप होता है और एक्यूरेट मैप जो कि बताता है बाउंड्रीज को और ओनरशिप को लैंड पार्सल का एक स्पेसिफिक एरिया पे। It is used by government to maintain land record and for land administration purpose such as property tax assessment, land use planning and resolving land dispute। इसका उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो मेंटेन कर सके लैंड के रिकॉर्ड को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज में के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट हो गया, लैंड यूज प्लानिंग हो गया, और रिजॉल्व करने के लिए लैंड डिस्प्यूट को कैडेस्ट्रल मैप का उपयोग होता है। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.